बच्चों मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप जानते हैं बच्चों, जब भी एक नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो उसके आने से देखिए क्या होता है कि जो एक पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ही होगा। तो अगर नया पार्टनर आया तो वो भी किसी प्रॉफिट शेयर के लिए ही आया होगा। तो उसके आने पर जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। उसके आने की वजह से कुछ पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा और उसके आने पर हमें फिर उन सबका नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, दैट इज़ अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर आता है तो वो आमतौर पे दो चीज़ें लेकर आता है। एक वो कैपिटल लाता है जो उसे लानी ही चाहिए टू बिकम द पार्टनर सो दैट ही गेट हिज शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। और दूसरी चीज़ वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि वो उन पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके जिन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको अगला करना होगा, बिकॉज जो भी वो गुडविल लाया है वो अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दी जाती है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले आपको नया रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। इसी सीक्वेंस में चलते जाना है बच्चों आपको। फिर अगली चीज़ ये होती है कि नए पार्टनर के आने पर फर्म्स की बुक्स में पहले से ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपीयर कर रहे होते हैं, तो उनको कायदे से बांट के ख़त्म कर देना चाहिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने ही ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इकट्ठे किए हैं, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके रखा है, अपने रिटेन करके रखा है, रिजर्व्स बना के रखे हैं। कुछ फ्री रिजर्व्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए होते हैं। तो कायदे से तो इनको बांट ही देना चाहिए, या फिर रिटेन करना है, वो जैसे क्वेश्चन में कहा गया होगा वैसा करना होगा। तो अगला ट्रीटमेंट हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कट करना होगा। उसके अलावा जो है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म क्या करती है कि अपनी एसेट्स की नई वैल्यूज़ को या प्रेजेंट वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके लिए वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया करती है, जिसके अंदर वो उसने जो भी एसेट्स लायबिलिटीज़ में चेंजेस आए होते हैं उनको इसमें नोटिस किया जाता है, नोट किया जाता है, और अल्टीमेटली जो भी फ़ायदा है नुकसान होता है वो पार्टनर से बांट दिया जाता है। तो एक ट्रीटमेंट तो आपको ये सीखना होगा इसके अंदर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों? उसके अलावा आपको यहाँ पे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है, साथ साथ बैलेंस शीट सीखनी है बनानी, कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। एंड लास्टली जो चीज़ आपको सीखनी है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को किस तरह से एडजस्ट किया जाना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चाहे वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना हो अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, और या फिर नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी निकालनी हो, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे आप। तो बच्चों आपका जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है इन सब टॉपिक से डील करेगा। सबसे पहले आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, देन आपका रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, देन प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, and then finally you have to learn the adjustment of partners capital। इसमें कई सारी टाइप्स होती हैं जो आपको सीखनी होंगी, 3 से 4 टाइप्स होती हैं। तो बच्चों मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बिल्कुल लास्ट में मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिकल ज़्यादा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कम है वो। तो उसकी मैं सारी टाइप्स डिस्कस करूँगा, ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल। तो आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम उसमें सबसे पहले ये केस लेके चल रहे हैं कि नया पार्टनर अपनी गुडविल जितनी भी है उसका लानी है वो सारी कैश में लेकर आया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, अगर कोई गुडविल पहले से अपीयर कर रही है इन द बैलेंस शीट तो उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर हम गुडविल को नए सिरे से वैल्यूएशन करते हैं, हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं, तो उसके अंदर ये गुडविल भी अपीयर कर रही होगी, इंक्लूडेड होगी, हम ये नहीं कहेंगे अपीयर कर रही है। दैट्स वाई इस गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए कि गुडविल की टोटल वैल्यूएशन दोबारा से की जा रही है, बेशक ये परचेज गुडविल क्यों ना हो। देखिए बच्चों, इस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है, पार्टनर से कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। द रीज़न इज
गुडविल एक एसेट है, एक एसेट को आप राइट ऑफ करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। एंड एज ए रिजल्ट एक एसेट का ख़त्म होना पार्टनर्स के लिए लॉस है और उसको हम कैपिटल या करंट अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे डिपेंडिंग ऑन की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल से, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट से। अब जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि नया पार्टनर आया है तो उसे दो चीज़ें लेकर आनी होती हैं, एक कैपिटल ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स में अपना हिस्सेदारी मिल सके, और दूसरा उसे लाना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल ताकि वो उन पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके इस पैसे से जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयर का। उसके बाद बच्चों जो प्रीमियम लेकर आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बात याद रखिएगा, जो भी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही किया जाता है, क्योंकि जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को गुडविल मिलनी चाहिए, और जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया तो ज़्यादा गुडविल मिलेगा, ज़्यादा प्रीमियम का पैसा मिलेगा। कम सेक्रीफाइस किया तो कम पैसा मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, और सेक्रीफाइस किया ही नहीं है तो प्रीमियम का फॉर गुडविल का पैसा ऐसे पार्टनर को मिलेगा ही नहीं जिसने सेक्रीफाइस ना किया हो। उल्टा अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो उससे अलग से पैसा ले लिया जाएगा और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा। वो केस आएगा, मैं आपको बता दूंगा बच्चों आगे। उसके बाद क्या होता है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है इस पार्टनर को चाहें तो रिमेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बिजनेस में ही रहने दें या फिर उसको विड्रॉ कर लें। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा होगा तो आपको इस पैसे को विड्रॉ ही करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे आप, ये पैसा जो है बिजनेस में ही रिटेन करके रखा जाएगा, आप विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर से इस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं पार्टली या फुली तो ये एंट्री बनाई जाती है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि जो उस पैसे को विड्रॉ कर रहे होंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और साथ साथ बिजनेस का कैश या बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। ये किस रेशियो में विड्रॉ करेंगे बच्चों? अगर कुछ नहीं कर रखा हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही विड्रॉ कराइए, इफ़ नॉट स्टेटेड अदरवाइज, या फिर बता रखा होगा किस रेशियो में वो विड्रॉ कर रहे हैं। या हो सकता है कोई एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है दूसरा ना कर रहा हो, लेकिन जब कुछ ना कर रखा हो तो हम यही मानते हैं कि वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। इन एंट्रीज को मेमोराइज करने के लिए बच्चों मैंने सीक्वेंस भी बना रखा है जिसको मैं WLBW सीक्वेंस कहता हूँ। फर्स्ट W इज़ फॉर राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल इफ इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। L फॉर लाना, लाना मीन्स टू ब्रिंग। नया पार्टनर जब आता है तो वो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आता है, या सिर्फ कैपिटल लाएगा तो जो भी लाएगा कुछ ना कुछ तो कैश में जरूर लाएगा, उसकी एंट्री बनाई है। फिर वो जानते हैं हम लोग कि जो प्रीमियम लेकर आया है वो दैट इज़ फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो उस प्रीमियम को बांटने की एंट्री करनी पड़ती है अगली। और लास्ट में है विड्रॉ करना, W, पार्टली और फुली। अगर उस पार्टनर उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री आपको ध्यान रखनी है, बनानी है। ये कहलाता है आपका WLBW सीक्वेंस। आई होप आपको ये सीक्वेंस अच्छा लगा होगा बच्चों, और इस सीक्वेंस के तहत आपको याद करना भी आसान हो जाएगा गुडविल की एंट्रीज। मेरे पास फिर रिकॉल करा दूँ बच्चों को एंट्रीज। सबसे पहले अगर कोई पुरानी गुडविल है तो राइट ऑफ कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश और बैंक बैलेंस बढ़ रहे होंगे। और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नए पार्टनर कैपिटल और साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा। फिर इस प्रीमियम के पैसे को बांटने की एंट्री बनानी है आपको। जब प्रीमियम के पैसा बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा अगर ये प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो उसको विड्रॉ करने की एंट्री बनानी है, जिस सीक्वेंस को मैंने WLBW सीक्वेंस कहा है बच्चों। राइट ऑफ, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। ठीक है बच्चों। आइए अब उस केस की बात कर लेते हैं बच्चों जहाँ नया पार्टनर अपने गुडविल का कुछ ही हिस्सा कैश में लेकर आया है, तो उस केस में एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। कुछ ही हिस्सा कैश में लाने का मतलब होता है सपोज नए पार्टनर से कहा गया कि आपको 10,000 रुपये गुडविल लेकर आनी है, गुडविल आया केवल 8,000 ही, या 7,000 या 5,000, मतलब 10 से कम लेकर आया। उस केस में क्या करना होता है बच्चों, देखिए जो गुडविल राइट ऑफ करने वाली एंट्री है उस पर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि वो गुडविल कितना लाया कितना नहीं लाया। पुरानी गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर ही दीजिए बच्चों इन द ओल्ड रेशियो। अगली एंट्री कैपिटल प्रीमियम लाने की।
तो एंट्री तो सेम बनेगी, लेकिन जितना प्रीमियम लेकर आया है उससे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ना कि जितना लाना था। फॉर एग्जाम्पल उसे 10 लाना था मगर वो 8 लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आप 8,000 लिखेंगे, ना कि 10,000। अब देखिए प्रीमियम बांटने की एंट्री देखिए, जितना प्रीमियम लाया है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, जितना प्रीमियम नहीं लेकर आया वो उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बांटने की एंट्री में जो पहले हो रही थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर एक अकाउंट अब और साथ साथ डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, साथ साथ नए पार्टनर का करंट अकाउंट ही डेबिट करिएगा, उसके करंट अकाउंट से लीजिएगा उतना पैसा जितना वो नहीं लेकर आया। मेरे एग्जांपल में जैसे सपोज अगर वो 8 लेकर आया था तो 8 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और बाकी 2,000 उसके करंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। और अगर वो लाए हुए पैसे में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं तो एंट्री प्रीमियम विड्रॉ करने की भी बन सकती है, क्योंकि प्रीमियम कुछ तो आया है, निकाला जा सकता है। तो अगर वो प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी प्रीमियम आया है उसमें से भी जितना आया है सारा निकाल रहे हैं, कम निकाल रहे हैं, तो एंट्री तो यही बनेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो एंट्रीज़ में बाकी सब एंट्रीज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस हाँ प्रीमियम बांटने वाली एंट्री में आपको नए पार्टनर का करंट अकाउंट अलग से और डेबिट करना है, जितना गुडविल लेकर नहीं लाया उस अमाउंट से। ये बात और मैं बता दूं बच्चों कि ये नया पार्टनर का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो नए पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस निकल कर आ जाएगा। इस डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट में शो करना मत भूलिएगा ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। जब बनाएंगे आपको बनानी होगी इन द लेटर क्वेश्चंस, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बच्चों अब एक केस के बारे में बात करते हैं जहाँ न्यू पार्टनर बिल्कुल अपने हिस्से गुडविल कैश लेके नहीं आता। तो अगर नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल बिल्कुल कैश लेके नहीं आता तो क्या क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं वो देखिए बच्चों। तो जो सबसे पहली एंट्री होती है पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की, उस पर तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पुरानी गुडविल राइट ऑफ करोगे तो उसका नई गुडविल से वैसे कोई मतलब नहीं है। तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर दिया गया इन ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। वैसे ही पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो में राइट ऑफ की जाती है, आपको पता ही है बच्चों। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है, क्योंकि प्रीमियम तो लाया नहीं वो, तो एटलीस्ट जो वो कैपिटल लेकर आया है उसके लाने की एंट्री ही बना लेंगे हम लोग। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीसरी एंट्री जो प्रीमियम बांटने वाली है, अब प्रीमियम तो लेकर आया नहीं था वो, तो जितना आप उसके हिस्से की गुडविल थी प्रीमियम की, वो क्योंकि कैश में लेके नहीं आया तो सारा उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, उसकी गुडविल के बराबर का हिस्सा। उसकी कैपिटल मत लीजिएगा, कैपिटल जो लाया वो मत लीजिएगा, जितना उसका प्रीमियम लाना था जो कि वो नहीं लेकर आया उसको उसके करंट अकाउंट से लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दीजिए उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 10 में से 8 लाया तो बाकी 2 करंट अकाउंट से डेबिट किया, अगर वो बिल्कुल नहीं लेकर आता तो पूरे करंट अकाउंट से हम 10,000 से डेबिट कर देंगे उसके करंट अकाउंट को, और ये करंट अकाउंट बाद में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। एक केस ये भी होता है बच्चों जहाँ पर नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है मगर वो काइंड में लेके आता है। काइंड का मतलब होता है कि नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में ना लाके इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स लेके आता है, लाइक डेटर, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब वगैरह। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे केसेस में पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने पे तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये तो केस कोई सा भी हो, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। अब आ जाइए, नया पार्टनर जो कैपिटल ऑफ प्रीमियम लेकर आ रहा है वो कैश की जगह एसेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा है, तो जो जो एसेट वो लेकर आया है वो डेबिट हो जाएंगी। उसमें से जितना हिस्सा गुडविल का होगा उसकी हिस्से की वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में चला जाएगा, बाकी उसकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश की जगह एसेट्स की फॉर्म में लेकर आता है तो उस केस में बस बैंक या कैश की जगह वो आपको सारी एसेट्स इंडिविजुअली डेबिट करनी है जो जो वो लेकर आया है। उसमें से जितना पैसा उसकी गुडविल का होगा उतना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और जितना पैसा बचा होगा वो उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बाकी रही प्रीमियम बांटने की एंट्री, तो पहले जैसे ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम के लिए पैसा तो आया ही है चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में क्यों ना आया हो, दैट्स वाई। हाँ, मैंने यहाँ पे प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री नहीं बनाई है, क्योंकि यूजुअली प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड वाले केसेस में पार्टनर्स प्रीमियम विड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं है, एसेट्स की टर्म्स में आया है प्रीमियम, दैट्स वाई।
हाँ, अगर वो चाहें तो एसेट को विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। उस केस में अगर आप एंट्री बनाएंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू वो एसेट अकाउंट हो जाएगा जिसको उन्होंने विड्रॉ किया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये केस भी आपका कंप्लीट हो गया, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। बच्चों अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। देखिए हिडन और इन्फर्ड गुडविल होती क्या है। ये वो गुडविल होती है जो आपको क्लियरली जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, आपको ढूंढ के निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला मेथड या फॉर्मूला नहीं लगता है। यहाँ पे गुडविल जिस तरीके से निकाली जाती है वो बता देता हूँ। गुडविल विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, यानी वो गुडविल जो नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है इन द बिजनेस और उसका प्रॉफिट शेयर क्या है इन द बिजनेस, उनके बेसिस पे निकाली जाती है ये गुडविल। तो हिडन गुडविल इज द गुडविल विच इज कैलकुलेटेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर एंड हिज प्रॉफिट शेयर इन द न्यू फर्म। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप गुडविल आसानी से निकाल लेंगे। पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लीजिए। नए पार्टनर की कैपिटल आपको दे रखी होगी, आपको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकाल लेनी है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको देखना है कि टोटल कैपिटल तो आपने निकाल ली है, अब आपको ये देखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब या एक्चुअल कैपिटल कर सकते हैं, टोटल की जगह एक्चुअल कर दीजिएगा, इस टोटल से रिलेट करेगा इसको। एग्जिस्टिंग और एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, तो उसके लिए आपको सभी पार्टनर कैपिटल जोड़नी पड़ेगी। याद रखिए बच्चों, मैं सभी कह रहा हूँ, यानी कि नए पार्टनर कैपिटल को भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कौन से कैपिटल को, जो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आती है गुडविल के अलावा। अब गुडविल के अलावा कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जैसे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो या लॉस होगा तो प्रॉफिट प्लस कर दीजिएगा, लॉस माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो प्लस कर दीजिए, रिजर्व हैं तो प्लस कर दीजिए, लेकिन अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो उनको माइनस कर दीजिएगा। ऐसे अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी कैपिटल अकाउंट को कम करती है। ठीक है, वैसे ही बता दूँ ये सारे काम जो हैं ओल्ड रेशियो में हुआ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होना है वो तो हम निकाल रहे हैं अभी। उसके बाद फर्म की गुडविल निकालना आसान हो जाता है। जो भी आपकी टोटल कैपिटल स्टेप 1 से आई थी निकल के, उसमें से एग्जिस्टिंग कैपिटल को जो आपके स्टेप 2 से निकल कर आएगी माइनस कर दीजिए, आपके फर्म की गुडविल निकल आएगी। और जब एक बार फर्म की गुडविल निकल आती है तो न्यू पार्टनर गुडविल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी गुडविल निकल आएगी। और फिर एंट्रीज पास कर दीजिए, ये देखते हुए कि वो गुडविल का पैसा कैश में लाया है नहीं लाया, सारा लाया है, कम लाया है या बिल्कुल नहीं लाया, उसके हिसाब से मैंने आपको एंट्रीज बताई रखी हैं जो पिछले अपने केसेस में बताई हैं मैंने। ठीक है बच्चों, बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको एक केस को मैं बताना ज़रूर ध्यान रखूँगा, बिल्कुल निकलना चाहिए दिमाग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर, कोई जो पुराना ओल्ड पार्टनर है यानी वो कोई सेक्रीफाइस ही ना कर रहा हो, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था उसे गुडविल मिलेगी ही नहीं। गुडविल तभी दी जाती है ओल्ड पार्टनर्स को जब वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट शेयर का। लेकिन एक ऐसा पार्टनर भी तो हो सकता है जो सेक्रीफाइस की जगह गेन कर रहा हो, तो उस केस में ये तो हम जानते हैं कि उसे गुडविल मिलेगी ही नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उससे पैसा भी लिया जाता है, उसके गेन के बराबर गुडविल ली जाती है उससे। ठीक है ना, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो भी गेन कर रहा है और हर गेन करने वाले को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करना ही होता है विद द अमाउंट ऑफ देयर गेन इनटू फर्म्स गुडविल। यही कह लीजिए प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल उनसे ली जाती है फर्म की। तो फर्म की गुडविल अगर दे रखी तो बहुत अच्छी बात है, उसके गेन से मल्टीप्लाई करिए, पता चल जाएगा उसे कितना अमाउंट लेना है। लेकिन अगर फर्म की गुडविल नहीं दे रखी तो एटलीस्ट आपको नए पार्टनर गुडविल तो दे ही रखी होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो नए पार्टनर की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और फिर वो जो एंट्री बनाई जाती है एडजस्टमेंट एंट्री, वो कैसे बनाई जाती है वो देख लीजिए। उसमें मैंने बनाई नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये एंट्री बनेगी उस केस में जो गेनिंग ओल्ड पार्टनर है वो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सारा उसको दे देंगे, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर अब भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये पैसा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्री बनेगी। तो बच्चों जो अगली चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था दैट इज़ अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे इन द बुक्स, और ऐसा करने पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस आ रहे होंगे उनको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चों देखिए, ये जो एंट्री है फॉर इंक्रीज इन एसेट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब ही इंक्रीज इन एसेट ही होता है। आप लोग जानते ही हैं कि एसेट बढ़ने पर डेबिट हुआ करती हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो भी एसेट बढ़ रही होगी, जितना बढ़ रही होगी उससे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर वही एसेट अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज आप जानते हैं जब एसेट डिक्रीज़ हो रही होती है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये तो क्या एसेट से जुड़ी हुई बातें। अगर यही चेंजेस लायबिलिटीज़ में हो रहे होते तो आप जानते हैं लायबिलिटी बढ़ रही होती है या कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो वो भी इंक्रीज इन लायबिलिटी की तरह ही होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यही लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, बिकॉज लायबिलिटी कम होने से डेबिट होती है, आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, फिर जब हम सारे वो रिकॉर्ड कर लेंगे चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो फिर हम ये देखेंगे कि ऐसा करने पर हमें ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस में। तो पता कैसे चलता है कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो ये देखिए कि अगर मेरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड का टोटल, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वो सारे टोटल रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड के टोटल से या डेबिट वाले अमाउंट से टोटल से ज़्यादा निकल कर आते हैं तो उनका डिफरेंस रिवैल्यूएशन गेन कहलाता है, और ये गेन पार्टनर में बांट दिया जाता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन को पार्टनर में बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि उसका बैलेंस क्रेडिट निकल कर आ रहा है वो खुद तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम उसे क्लोज कर रहे हैं, और पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। वैसे भी फ़ायदा बढ़ने से कैपिटल बढ़ती ही है, इसलिए ओल्ड रेशियो में उनको बांट दिया जाता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत अगर रिवैल्यूएशन प्रोसेस में भी लॉस होता है, यानी जहाँ रिवैल्यूएशन का डेबिट टोटल जो है वो क्रेडिट टोटल से ज़्यादा निकल के आता है, वो डिफरेंस रिवैल्यूएशन लॉस कहलाता है। और इस लॉस को जब बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्योंकि डेबिट था वो खुद तो क्रेडिट हो जाता है, एंड लॉस क्योंकि बांटा जा रहा है अमंग द पार्टनर्स, दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब बच्चों इन्हीं चीज़ों को अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करें तो देखिए कैसे रिकॉर्ड होगा। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाली साइड जो है वो नुकसान की होती है, एन फॉर नुकसान, और ये वाली साइड जो है वो आपकी फ़ायदे की होती है, एफ फॉर फ़ायदा। ध्यान रखिएगा, जिन बातों से फ़ायदा हो रहा होगा वो क्रेडिट साइड में आएंगी। जैसे देखिए, हमने एसेट अकाउंट तब यहाँ लिखा है जब वो इंक्रीज़ हो रही है या अनरिकॉर्डेड है, हमने लायबिलिटी अकाउंट तब यहाँ पे लिखा है जब वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये बातें फ़ायदे की ही होती हैं। हमने एसेट अकाउंट यहाँ तब लिखा है जब वो डिक्रीज़ हो रहा है, और लायबिलिटी अकाउंट तब यहाँ लिखा है जब वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर अनरिकॉर्डेड है, क्योंकि ये वाली बातें नुकसान की होती हैं। तो एन और एफ लिख लिया करिएगा जब भी अकाउंट बनाया करें, तो आप बिना जर्नल एंट्री के डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं इन बातों को। फिर मैंने कहा था आपका अगर ये क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी तो आपका रिवैल्यूएशन गेन होगा, ये डेबिट साइड बढ़ी आएगी तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा। गेन क्रेडिट साइड की वजह से डिसाइड हुआ लेकिन बटेगा डेबिट साइड में, लॉस डेबिट साइड के बड़े आने से डिसाइड हुआ लेकिन बटेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर होता है गेन या लॉस ओवरऑल, और बैलेंसिंग फिगर हमेशा वहाँ लिखा जाता है जो साइड छोटी होती है। तो देख लीजिए, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से बच्चों ये रिवैल्यूएशन वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में, कि इनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं जो बिजनेस ने पहले अर्न करे थे मगर उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया था उन प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व्स को, बल्कि रिटेन करके अलग से रख लिया गया था। तो अब बेटर होता है इसके लिए हम इनको बांट के ही ख़त्म कर दें इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर का इन प्रॉफिट एंड लॉसेस पे कोई क्लेम नहीं होता। तो इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो देखिए कैसे किया जाता है। ये एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं
अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपका जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, क्योंकि वही प्रॉफिट होता है, ये सब डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। वैसे इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इसमें आते हैं, बट वो फ्री रिजर्व नहीं होते हैं, उनके जुड़े कई सारे केसेस होते हैं जिनको मैंने आगे डिस्कस किया है बच्चों, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया प्रॉफिट्स बांटने की एंट्री। अगर लॉसेस बांटने हैं तो पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और पीएनएल अकाउंट, जो कि अगर डेबिट बैलेंस है उसका तो डेबिट बैलेंस, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का लॉस होता है जो एसेट साइड में अपीयर कर रहा होता है बैलेंस शीट के, और एडजस्टमेंट एक्सपेंस जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ये क्रेडिट हो जाएंगे इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटने का ट्रीटमेंट। क्लियर? प्रॉफिट्स बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी और प्रॉफिट्स डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि उनके बैलेंसेस क्रेडिट थे, अब उन्हें क्लोज कर रहे हैं तो वो डेबिट हो गए। लॉसेस बांटेंगे तो लॉसेस से कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, और लॉसेस जिनके खुद के बैलेंस डेबिट होते हैं उन्हें क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये दोनों ही काम ओल्ड रेशियो में होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आइए बात कर लें बच्चों अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए बच्चों, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ये मेनली इसलिए बनाया जाता है कि अगर वर्कर्स के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन हमें पे करना पड़ता है, कोई लायबिलिटी जनरेट होती है, तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। दैट्स वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। सो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर हम ये देखते हैं कि इस रिजर्व का जो है कि कोई ज़रूरत पड़ रही नहीं पड़ रही, क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है या नहीं है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह कोई बार वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहला केस, अगर इसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या इसके कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ही नहीं, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, या क्वेश्चन में WCR के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो WCR की पूरी वैल्यू जो है वो पार्टनर्स में बांट दी जाती है इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी इस रिजर्व को ख़त्म ही कर दिया जाता है। अब नई पार्टनरशिप हो या नया रिजर्व बना लिया जाएगा आगे जाके, लेकिन इस पुराने रिजर्व को बांट के ख़त्म कर दें क्योंकि पुराने प्रॉफिट से बनाया गया था। अब आ जाइए बच्चों अगले केस पे। अगर उसके अगेंस्ट क्लेम तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, लेकिन क्लेम इतना ज़्यादा नहीं है कि जो रिजर्व को पार कर जाए, रिजर्व से कम ही कम रहता है वो क्लेम। तो अगर वो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम रहता है तो जो भी डिफरेंस है क्लेम को एडजस्ट करने के बाद वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो है, रिजर्व तो है 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, मगर क्लेम 6,000 रुपये है केवल। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो पूरे 10,000 से डेबिट करिए, जितना क्लेम का अमाउंट है उतना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालिए, और जो बच जाए उसको पार्टनर्स में क्रेडिट कर दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। और बाद में इस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को या प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, देखिए कब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आना है और कब प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आना है, मैं आपको यहाँ भी ये भी क्लियर कर दूँ बच्चों। अगर लिखा है कि क्लेम एस्टिमेटेड है तब प्रोविज़न वर्ड लिखिए, और अगर डिटरमाइंड है या सिंपली लिखा है क्लेम इतना है तो प्रोविज़न वर्ड को मत लिखिएगा। बट जो भी है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो चाहे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो, इसको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना मत भूलिएगा। एक केस ये भी आता है जहाँ क्लेम और जो है रिजर्व बराबर हो, बड़ा कोइंसिडेंटल बात हो सकती है ये। तो जितना रिजर्व है और जितना है उतना ही क्लेम है, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसे में पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। यानी जैसे मेरे एग्जांपल में 10-10 हज़ार रुपये था, 10,000 रुपये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जो एंट्री है पूरे 10,000 से बन जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्लेम फिर नई बैलेंस शीट में लिखा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा हो जाए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000 था मगर क्लेम आ गया 12,000 का, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा क्लेम है उसको हमारे लिए नुकसान माना जाएगा फर्म के लिए, क्योंकि जब तक क्लेम रिजर्व के बराबर या उससे कम रहता है तब तक फर्म को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फर्म ने उसके लिए पहले से रिजर्व बना रखा था। लेकिन अगर क्लेम रिजर्व को पास कर जाता है तो उस केस में फर्म के लिए नुकसान हो गया, और कितना नुकसान हुआ, जितना वो रिजर्व को पार कर गया उतना।
जैसे मेरे एग्जांपल में 2,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो एंट्री ऐसे बनाई, रिजर्व को तो 10 से ही डेबिट किया, रेवोल्यूशन अकाउंट को 2,000 रुपये से डेबिट किया, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को 12,000 से क्रेडिट किया। और जो भी लॉस आया रेवोल्यूशन का, सपोज ये 2,000 रुपये का, इसको इन द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ और बता दूं, सपोज आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम निकल आता है, तो उस केस में वो नुकसान ही नुकसान है फर्म के लिए, क्योंकि रिजर्व था ही नहीं कोई भी। तो सिंपली एंट्री बनाएगा रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो क्रिएट करने का पर्पस होता है, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी गिरावट आती है, जो भी नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट में, ये उस नुकसान को कवर करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट आ रहा है या इंक्रीज़ हो रही है या फ़ायदा हो रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, ये उसके होने वाले नुकसान को ही कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी देखिए बात हो सकती है, आप ऐसे में क्या क्या गिवन होगा आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होगा और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, जिसकी बुक वैल्यू, जिसको हम उसकी बुक वैल्यू कहेंगे, यानी जो हमारी बुक्स में अपीयर कर रही है। अगर अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, या इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू या मार्केट वैल्यू वही है जो उसकी बुक वैल्यू है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया और पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में बांट दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है, मगर वो गिरावट जो है IFR से कम ही है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख है लेकिन मार्केट वैल्यू 95,000 है, तो इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई वो 5,000 की है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सपोज 10,000 था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 10,000 में से पूरा 10,000 IFR डेबिट कर दीजिएगा, 5,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। जितना इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो क्रेडिट ही होगी। उस फॉल को IFR ने कवर कर लिया और IFR बच भी गया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बचा हुआ पैसा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल दीजिए। वैसे कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स इसमें 2-2 एंट्रीज बनवा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक एंट्री बनाना कंफर्टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, तो 2 एंट्रीज का झंझट मत डालिएगा। ठीक है बच्चों, जो बचा हुआ 5,000 है फॉर एग्जांपल, वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। यहीं अगर बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में उतनी ही कमी आती है जितना IFR है, तो बस हमें यही एंट्री बनानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का पूरा पैसा जितना इन्वेस्टमेंट में कमी आई है उसको कवर करने में यूज्ड अप हो जाएगा। सपोज इन्वेस्टमेंट में गिरावट ही 10,000 की आई है और IFR भी 10,000 था, तो बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 लिख लीजिएगा, दैट्स इनफ। पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, एक बात और क्लियर कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू या नई वैल्यू को ही शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट। अब एक केस ये आ जाता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट में गिरावट इतनी आई है कि IFR भी उसको कवर ना कर पाए, तो उस केस में बच्चों आपका जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो है, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉल को कवर नहीं कर पा रहा, वो रिवोल्यूशन अकाउंट से कवर किया जाता है, क्योंकि फर्म के लिए अब रियल में लॉस हुआ अगर इन्वेस्टमेंट की गिरावट IFR से भी जाता है तो जब तक गिरावट IFR से कवर हो रही है तब तक कोई लॉस नहीं है। ठीक है, और एक्स्ट्रा लॉस हुआ है तो फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, तो वो क्योंकि रिवोल्यूशन लॉस जो है वो अल्टीमेटली पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा इन देयर ओल्ड रेशियो। सपोज IFR 10,000 है, इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई 18,000 की, तो 10,000, 8,000, 18,000, और वो 8,000 का लॉस फिर पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक केस ये भी आ जाता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या करें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो IFR का उस पर कोई रोल नहीं होता। IFR इज़ फुली फ्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और वो बांट भी दिया जाता है। IFR उस केस में किसी काम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी काम का नहीं है, तो वो उससे पूरा बांट के ख़त्म कर दीजिए। हाँ, अब जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट आया है उसको आप जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ़ायदा है और फ़ायदा भी फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर में ही बांट देती है इन देयर ओल्ड रेशियो।
यहाँ पे मैं आपको बच्चों एक बात और बता दूँ कि अगर आपका वो जो है IFR है ही नहीं और इन्वेस्टमेंट में कोई कमी या इंक्रीमेंट आ रहा है, तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो फॉल हो चाहे इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों IFR तक ही रखते हैं। इससे आगे का मैं इसके पार्ट 2 बना देता हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसमें कवर कर लेंगे हम लोग जितना बच गया है इसके अलावा। थैंक यू बच्चों।